नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज का मेरा टॉपिक है एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हम मराठाओं की स्थिति देख चुके हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के आते आते मराठाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी नॉर्थ इंडिया में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बेकार हो चुके थे। सेंट्रल इंडिया में और काफी हद तक इन्हीं का कब्जा था। महाराष्ट्र पुणे इनकी कैपिटल थी, वहां पे भी इनका अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन हम अगर देखें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो नॉर्थ इंडिया में इनकी पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। लेकिन क्या होता है, अचानक से 1771 तक आते आते जो महानजी सिंधे थे, महानजी सिंधिया भी बोलते हैं, ग्वालियर डायनेस्टी के, इन्होंने फिर से अपनी जो अपना जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे बढ़ा लिया था दिल्ली वाले क्षेत्र में और नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में। और धीरे धीरे मराठा फिर से अपनी पकड़ बनाने लगे थे नॉर्थ इंडिया के ऊपर। महानजी जो शिंदे हैं, महाजी सिंधिया, इन्हीं के नेतृत्व में। उससे पहले अगर हम देखें तो मराठाओं की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बुरी हार हुई थी। बहुत सारे लोग ही उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि ये तक कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले इतना बड़ा युद्ध कोई नहीं हुआ था जिसमें इतना बड़ा नरसंहार हुआ। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1.5 लाख के आसपास लोगों की मौतें हो गई थी। 1 लाख के आसपास मराठाओं की जान चली गई थी उसमें। तो उससे पहले अगर हम पहले ये देख लेते हैं कि पेशवास की हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि हमें पेशवा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महाजी शिंदे या महाजी सिंधिया जो थे ग्वालियर के, इन्होंने रोहिल्लास वगैरह को सबको सप्रेस करके दिल्ली पे इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा लिया था मुगल थ्रोन पे। और धीरे धीरे इनका पूरी तरीके से तो पानीपत की जो थर्ड बैटल थी उसके बाद जो मुख्यतः पेशवा बचे वो माधवराव वन थे, नारायण राव थे, माधवराव द्वितीय थे और बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड जो थे एक ऐसे पेशवा थे जो खुद लड़ने नहीं गए। इनके पिताजी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। और जो इन्होंने कॉन्फेडरेसी बना रखी थी अपनी, ये होलकर, सिंधिया, इन्हीं सब को ये भेजते थे ज़्यादातर लड़ने के लिए। तो बाजीराव की मौत के बाद जो मेन हकदार था वो तो थे माधवराव रामाबाई। लेकिन ये इतने बहुत ज़्यादा यंग थे। उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल रघुनाथ राव थे। लेकिन मैटर ये था, भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो थे छोटे भाई। तो रघुनाथ राव के संरक्षण में बनाया गया माधवराव रामाबाई जो थे, इनको पेशवा बनाया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, रघुनाथ राव रिबेल करते हैं, अटैक कर देते हैं इनके ऊपर और इनको नज़रबंद कर देते हैं, खुद पेशवा बन जाते हैं। रघुनाथ राव जो थे बहुत अच्छे एक कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे। तो ये क्या करते थे, ज़्यादा अपने भाई की भी नहीं सुनते थे, कहीं भी अटैक कर देते थे जाके अपनी आर्मी को लेकर। तो वैसे इन्होंने यहाँ पे भी किया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से रिबेल होती है। माधवराव जो हैं ये बड़े होते हैं, ये फिर से रघुनाथ राव पे अटैक करते हैं और रघुनाथ राव को हरा देते हैं और फाइनली फिर से पेशवा बन जाते हैं। लेकिन रघुनाथ राव को जेल में नहीं डालते, क्योंकि भाई सगे चाचा थे इनके। तो ये क्या करते हैं, शनिवार वाड़ा जो इनका महल था उसमें इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। उसी में बोला जाता है, तुम चाचा अब तुम यहीं रहो, अब हमको संभालने दो। तो माधवराव के हाथ में सत्ता आ जाती है। तो क्या होता है भाई, ये माधवराव को हो जाता है 1771 तक इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनको होता है टीबी। अब जब ये मर जाते हैं तो रघुनाथ राव को फिर से लगता है कि यार अब तो फिर से मैं पेशवा बन सकता हूँ। तो ये फिर से पेशवा बन जाते हैं। लेकिन समस्या ये थी, इनको ज़्यादातर पावर मिल नहीं पाती, क्योंकि बालाजी बाजीराव का एक और बेटा था, नारायण राव। तो नारायण राव ये भी 16-17 साल का था। ये पेशवा, इसको पेशवा बना दिया जाता है। रघुनाथ राव फिर से रह जाता है कि मेरी योग्यता को कोई पहचान नहीं रहा है। ये 35-40 साल के होते हैं। तो इन्हें लगता है यार मुझे बनना चाहिए, मैं योग्य हूँ, कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। तो इसके चलते क्या होता है, ये क्या करते हैं, नारायण राव पे हमला करवा देते हैं। अबे 16-17-18 साल का लड़का था, भागता हुआ जाता है अपने चाचा के रूम की तरफ, क्योंकि इसे लगता है कि इसके चाचा इसको बचा लेंगे। रघुनाथ राव के पास जाता है, चाचा चाचा करता हुआ, ये अंदर ही कमरे में इसको मार देते हैं। अब बदकिस्मती से ये फिर से तो बन जाते हैं, फिर से रघुनाथ राव फिर से बन जाते हैं पेशवा। लेकिन इसकी शादी हो रखी होती है नारायण राव की। अब इसकी जो बीवी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। 7-8 महीने बाद एक बच्चा पैदा होता है, उसका माधवराव सेकंड नाम होता है और उसको पेशवा बना दिया जाता है। अब फिर से रघुनाथ राव को हटा दिया जाता है। रघुनाथ राव को दोषी माना जाता है कि तुमने ही मराया इसके बाप को, और इनको सजा दी जाएगी। इसके डर से ये पूना छोड़कर भाग जाते हैं। तो एंग्लो मराठा वॉर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी ये भी है कि रघुनाथ राव जो कि बहुत एक योग्य व्यक्ति था, बहुत अच्छा कमांडर था, ये पेशवा बनना चाहता था, लेकिन ये नहीं बन पाया कुछ कारणोंवश।
ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही कुछ गलत ऐसी ऐसी इंसिडेंट होते रहे कि इसको पेशवा की पदवी नहीं मिल पाई। ठीक है, तो मेन कारण ये भी एक है, आगे हम देखते हैं। तो पेशवा, ये इनका पीरियड याद रखना जरूरी है। माधवराव फर्स्ट बनते हैं कब? बैटल ऑफ पानीपत की जो थर्ड बैटल होती है उसके बाद माधवराव फर्स्ट बनते हैं, फिर नारायण राव बनते हैं, उसके बाद माधवराव सेकंड बनते हैं। अब इसके बीच में जो होता है, ये रघुनाथ राव जो बीच में आते हैं, उनका थोड़ा बहुत लफड़ा चलता है बीच में, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये 40 दिन के बच्चे को बना दिया जाता है। माधवराव सेकंड जो नारायण राव का बेटा होता है, इसको पेशवा बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद बाजीराव सेकंड आते हैं, ये इनका पीरियड इतना रहता है। इनकी कहानी भी बड़ी माशाल्लाह है। 21 साल की उम्र में शनिवार वाड़ा से कूद के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, वहाँ पे ये जब बवाल चल रहा होता है, इसी टाइम पे नाना फडणवीस होते हैं। नाना फडणवीस क्या होते हैं? नाना ये एक्चुअली 11 लोगों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्ट्री होती है, 12 भाई मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसमें 11 लोग और होते हैं। नाना फडणवीस को मिलाकर 12 लोग होते हैं, 12 भाई काउंसिल इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में ये रूल कर रही होती है। नाना फडणवीस अगले 20 साल तक रूल करेंगे। वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे पेशवा की काउंसिल में, लेकिन अब ये क्या करते हैं, नाम का पेशवा रह जाता है, क्योंकि वो तो बच्चा ही है, वो 4 महीने का बच्चा क्या करेगा, और 20 साल तक तो उसको कोई ना कोई देखेगा ना। तो नाना फडणवीस इस समय सत्ता चला रहे होते हैं, 20 साल तक यही चलाते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि जो पेशवाओं ने किया था छत्रपति के साथ, वही अब पेशवाओं के साथ धीरे धीरे होने लगा है। ठीक है, तो पेशवा के नाम के तो पेशवा रह जाते हैं, लेकिन मेन काम नाना फडणवीस का होता है, यही पावरफुल बन जाते हैं, और रघुनाथ राव को छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है पूना। ये पहले ऐसे नाना फडणवीस पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये रियलाइज किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी बड़ी दुश्मन है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी ज़्यादा बड़ी दुश्मन है, निज़ाम तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश भी करी, लेकिन अल्टीमेटली ये फेल हुए हर बार टैकल करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये सारा ड्रामा चल रहा होता है पूना में, तो ये सब बॉम्बे में बैठे हुए अंग्रेज देख रहे होते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी देख रही होती है कि क्या ड्रामा चल रहा है पेशवाओं के साथ। क्योंकि जो इन्होंने किया था छत्रपति के साथ, वही अब इनके साथ हो रहा है, आपस में रस्साकसी चल रही है। इस चीज़ को देख रहे थे अंग्रेज बैठे हुए बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे अंग्रेजों की। तो क्या हुआ, ये मामला तब गड़बड़ होता है जब 1771 में जो ये थे रघुनाथ राव, जो चाचा थे पेशवा के, जो बेसिकली बनना चाहते थे पेशवा, कहते थे कि मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, मेरी काबिलियत को कोई पहचान नहीं रहा है, 40 दिन के बच्चे को पेशवा की सीट पे बिठा दिया जाता है, मुझे हटा दिया जाता है। ये भाग के जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के पास, और उनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है ये 1775 में साइन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इसमें प्रॉमिस करते हैं बसेन और सालसेटे नाम का जो एरिया है, जो कि पेशवा ने फिर से कब्जा लिया था, ये हम तुमको लौटा देंगे। उसे क्या बोलते हैं, जो उसे क्या बोलते हैं, कब्जा लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये बोला गया कि हम तुमको लौटा देंगे। तो ये इसी के चक्कर में, ये पेशवा बनने के चक्कर में और ये ट्रीटी के चक्कर में नंबर आ जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। ये देखिए, अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है, पहला अंग्रेजों और मराठाओं के बीच का युद्ध यहाँ से शुरू हो जाता है। ये बहुत मुख्य घटना है कि सूरत की ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी होती है, राघोबाई जो है, इनको राघोबा बोलते थे मराठी, लेकिन इनका मेन नाम वही रघुनाथ राव था। ये आते हैं भाग के वहाँ से, क्योंकि इनको पेशवा नहीं बनाया जा रहा होता है, इनकी काबिलियत को पहचानता नहीं, ऐसा इनको लगता है। 40 दिन के बच्चे को सीट पे बिठा दिया जाता है, इसलिए इनको बुरा लगता है। ये आते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जो बसैन और सालसट्टे नाम की जगह है तुमको वापस कर दी जाएगी, और मुझे बस पेशवा बना दो। तो इसलिए ये अंग्रेजों की मदद मांगते हैं, और फाइनली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का डंका बज जाता है। तो ये सूरत वाली जब ट्रीटी हुई, तो उससे सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, इसमें बड़ा बहुत बेहतरीन ट्विस्ट आया। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे, वेरन हेस्टिंग, कोलकाता के, ये नाराज हो गए बॉम्बे वालों से। बोला यार तुम क्या बवाल कर रहे हो, पेशवा अभी बहुत पावरफुल है, बीच में टांग मत अड़ाओ उनको। ये सूरत की जो ट्रीटी है मैं इसको नहीं मानता, उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, उनमें बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और वेरन हेस्टिंग क्या करते हैं, 1776 में नाना फडणवीस, जो कि पेशवा के उस समय सुप्रीम लीडर थे, उनके पास भेजते हैं अपना एक बंदा, और बोलते हैं कि जाओ उनसे टीटी करके आओ। तो वहां पे एक ट्रीटी साइन होती है दोनों के बीच में। उसमें पुरांदर नाम की एक जगह थी, जिसको ट्रीटी ऑफ पुरांदर के नाम से जाना गया। इसमें बोला गया कि मराठा जो है वो किसी और से हेल्प नहीं लेंगे, किसी और की हेल्प नहीं करेंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट, सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही डील करेंगे, जो कुछ करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही डील करेंगे। और इसके बदले में पेशवाओं ने बोला कि तो हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो ये ट्रीटी साइन होती है। लेकिन इसी पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो नाराज हो गई, बोला कि यार हम तो यहाँ जुगाड़ लगा रहे हैं एक्सपेंशन करने का, ये कोलकाता में तो वेरन हेस्टिंग अपना खूब दबदबा बनाए बैठे हैं, हमें कुछ करने नहीं दे रहे। इन्होंने तुरंत फोन घुमाया लंदन, फोन क्या फैक्स किया उस टाइम पे लंदन,
और बोला कि यार ऐसी सी बात है, देखो ये टांग अड़ा रहे हैं, हमें परमिशन ही नहीं दे रहे, जो गवर्नर जनरल हमारे बंगाल वाले कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो लंदन था वहां से जो आता है फरमान इनके पास, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पक्ष में आया, ना कि वेरन हेस्टिंग के पक्ष में। हालांकि वेरन हेस्टिंग ने समझाया कि पेशवा बहुत पावरफुल है, हमें अभी इनके बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, और हम हार जाएंगे बिना मतलब, अभी इतनी जल्दी नहीं है इनके बीच में हस्तक्षेप करने की। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने सुना बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, ना कि बंगाल प्रेसिडेंसी की। हेस्टिंग की नहीं सुनी गई, हालांकि हेस्टिंग उस टाइम पे बहुत सही था। तो 1777 में एक ब्लंडर कर देते हैं नाना फडणवीस। ये क्या करते थे, जो पुरंदर की ट्रीटी थी इसको वॉयलेट कर देते हैं कि उसने बोला था वेरन हेस्टिंग ने, आप किसी भी यूरोपियन पावर की मदद नहीं लोगे और उनको किसी को मदद नहीं करोगे, लेकिन फ्रेंच को एक कोंकण कोस्ट दे देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फिर नाराज हो जाता है वेरन हेस्टिंग और बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जाओ इन पे अटैक कर दो। फिर ये अटैक कर देते हैं पुणे पे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये जो अटैक होता है ये होता है वेस्टर्न कोस्ट में, पहाड़ी रीजन में, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। मराठाओं को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, महाजी सिंधिया जो थे लीड कर रहे थे मराठाओं को। तो ये क्या कर इन्होंने क्या किया, ये उसे क्या बोलते हैं, स्कॉच अर्थ पॉलिसी भी यूज करते हैं। स्कॉच अर्थ पॉलिसी में क्या होता है, जो एरिया जीत लो, जिस पे कब्जा कर दो, पीछे जितना भी है फसल है, कुएं में जहर डाल दो जिससे पानी ना मिले पीने का, और जो फसलें हैं उनमें आग लगा दो जिससे खाने को ना मिले, जो पीछे से दुश्मन तुम पे अटैक करने आ रहा है। ये सारी पॉलिसी रशिया ने भी इस्तेमाल करी थी, महाजी सिंधिया ने भी यही इस्तेमाल की। 1779 में क्या होता है, मराठा फाइनली जीत जाते हैं, और वडगांव नाम का एरिया था पुणे के पास, वहां पे एक संधि होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वडगांव। उसमें क्या होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बोला जाता है कि जितने एरिया तुमने राघोबासा लिए हैं, जो सालसटे और बसैन वगैरह है, वो हमें वापस कर दो। तो ये वापस कर देते हैं। लेकिन वेरन हेस्टिंग जो उस टाइम पे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के खिलाफ था कि तुम अटैक क्यों कर रहे हो, अब वो गुस्सा हुआ पड़ा है। वो कहता है नहीं, मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता और मैं बंगाल से भेज रहा हूँ अपनी आर्मी, जाओ इन पे फिर से अटैक करो। तो फिर से अटैक करते हैं, और इसी बीच बहुत सारा एरिया जो है फिर से अहमदाबाद, बसैन, ग्वालियर, ये सब जो है ये फिर से कैप्चर कर लेती है फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और सिपरी नाम की एक जगह होती है, वहां पे सिंधिया जो है वो हार जाते हैं। तो जब सिंधिया को हरा देते हैं सिपरी नाम की जगह पे, तो ये तीन एरिए जो है अहमदाबाद, बसैन, ग्वालियर, ये फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है। तो 1782 में क्या होता है, सलबाई की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सलबाई। इसमें क्या होता है, रघुनाथ राव जो थे, बोल दिया जाता है जो माधवराव सेकंड है, ये इसको मान लिया जाता है पेशवा अंग्रेजों के द्वारा। ये 7 साल का बच्चा है, इसको पेशवा बना दिया जाता है एक तरीके से। और रघुनाथ राव को बोल दिया जाता है कि ठीक है अभी तो परेशान नहीं करेगा, इसको सूरत में घर दे दिया जाता है और उसे क्या बोलते हैं, पेशवा पद से हटा दिया जाता है, और इसको अंग्रेज पेंशन देने लगते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बसेन और सालसेटे नाम की जो छोटी छोटी जगह थी, पेशवा कहते हैं कि ठीक है दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ही रखे, इनको दे दिया जाता है। और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हेल्प भी मांगी थी कि ठीक है तुम्हारा पेशवा बना दिया जाएगा और रघुनाथ राव तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैसूर में रहेगा। हालांकि रघुनाथ राव जो थे, इनकी फैमिली जो थी वो शनिवार वाड़ा में रहती थी, वो कैद थी, वहाँ पे नज़रबंद कर रखी गई थी, लेकिन रघुनाथ राव जो थे सूरत में रह रहे थे। तो इधर क्या होता है, ये इस टाइम पे याद करो वो चल रहा था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे मराठा जो थे उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हम जब मैसूर पे अटैक करेंगे तो तुम्हारी हेल्प करोगे। अब इधर बहुत स्ट्रांग पक्ष बन जाता है, क्योंकि मराठा कभी भी लूटपाट मचाते रहते थे मैसूर जाकर, और इसी वजह से जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। तो इस ट्रीटी से क्या होता है, एक तो मराठा और अंग्रेज एक साथ होकर मैसूर पर अटैक करते हैं, दूसरा 20 साल तक पूरी शांति बनी रहती है मराठवाड़ा में। ये नाना फडणवीस जो थे यही पूरा सब कुछ देखते हैं, और एक तरीके से पूरी शांति बनी रहती है पेशवाओं के बीच में। लेकिन इसी बीच जो वो लड़का था माधवराव सेकेंड, बड़ा होता है 20-21 साल का जैसे ही होता है, तो इतना अपने नाना फडणवीस से परेशान हो गया था कि वो क्या करता है, शनिवार वाड़ा से कूद के सुसाइड कर लेता है 21 साल की उम्र में। तो अब क्या होता है, पेशवा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं, तो इनकी जो कॉन्फेडरेसी होती है, गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, ये सब जो है इतना सुनते ही नहीं है पेशवा की। लाइक ये वैसे तो इन्हीं इन्हीं के द्वारा बनाए गए हुए 4 पार्ट होते हैं। गायकवाड़ बड़ौदा में राज करते हैं, भोसले नागपुर में राज करते हैं, होलकर इंदौर में करते हैं, सिंधिया ग्वालियर में करते हैं। लेकिन अब इनको लगता है कि पेशवा के सेंट्रल जो है वो कमजोर हो गया है, क्योंकि नाना फडणवीस 1800 ईस्वी में मर जाते हैं। तो इन्हें लगता है कि अब जो कुछ है हम ही है, तो ये इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर लेते हैं एक तरीके से। कभी कभी अगर पूना से इनको बुलाया भी जाता है तो ये लोग जाते ही नहीं वहाँ पे, अपनी अपनी चलाने लगते हैं। तो इसके चलते आगे जो आएगा, आगे जो वॉर होगा उसमें आप देखोगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो होगा, ये आपस में सिविल वॉर चला जाएगा, आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है।
तो अब नंबर आता है दौलत राव सिंधिया का। दौलत राव सिंधिया, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में पूर्णतया फिर से मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था, पानीपत की थर्ड बैटल थी उसके बाद। तो ये बैठते हैं दौलत राव सिंधिया। ये इतने अच्छे नहीं थे, 15 साल इनकी उम्र थी मात्र, तो इतने अच्छे इनका विजन भी इतना क्लियर नहीं था, तो इतना ज़्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाए। और एक और नाम आएगा आगे चल के, अहिल्याबाई होलकर। ये इंदौर में थी, इनके हस्बैंड जब मर जाते हैं 1754 में। अब देखिए सबकी धीरे धीरे मृत्यु होती जा रही है कि महाजी सिंधिया गए, नाना फडणवीस गए, सारे लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो आगे वाली जनरेशन है मराठा की, वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इतनी ज़्यादा दम नहीं है उनमें। तो अहिल्याबाई होलकर जो है पत्नी है, उसे क्या बोलते हैं, जो साम्राज्य चला रहे थे इंदौर में, तो ये इनके हस्बैंड जब मार डाले जाते हैं 1754 में, उसके बाद यही पूरा एक तरीके से संभालती हैं। और इन्होंने 20 साल तक बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। और हालांकि ये तुजोको होलकर जो आर्मी कमांडर थे, उनके हाथ में सब कुछ दे रखा था इन्होंने, वही चलाते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यही एक तरीके से देखती थी। ये भी मर जाती है 1795, 1797 में तुकोजी होलकर भी मर जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो मराठा साम्राज्य के फेमस लोग थे, वो उनकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। अब फाइनली बचता कौन है? महाजी सिंधिया यही बचते हैं, और बाकी जो इनके दूसरे पुरानी लीडर थे, उनकी सबकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। यशवंत राव का भी थोड़ा सा रोल आता है। ये थोड़ा सा नाराज थे, तो इनका थोड़ा सा रोल है, ज़्यादा कुछ खास रोल तो इनका रहा नहीं। लेकिन इनका रोल ज़्यादा आता है पेशवा बाजीराव सेकंड का। पेशवा बाजीराव सेकंड कौन थे? ये जो रघुनाथ राव थे, जिनको पेशवा कभी नहीं बनाया गया। जब वो बच्चा जो उसे क्या बोलते हैं, अब उसे क्या 21 साल की उम्र में सुसाइड कर लेता है, तो फिर अब फडणवीस को लगा कि अब किसको बनाया जाए। तो रघुनाथ राव आपको राजघराने के तो थे ही, चाचा थे पेशवा के, तो फिर उन्हीं का जो बेटा था पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसको बना दिया जाता है पेशवा। तो एक नाम का ही पेशवा होता है, और एक तरीके से कह सकते हैं एक लास्ट पेशवा था ये। इसके बाद कोई दमदार पेशवा आया ही नहीं, मतलब कोई ढंग का आया ही नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट पेशवा था मराठा एम्पायर का, पेशवा बाजीराव सेकेंड। तो इसी बीच में आप जानते हैं कि उधर चल रहा था एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर में 1800 के आसपास, 1800 ईस्वी में क्या हो रहा था, ये जो आर्थर वेलेस्ली था, रिचर्ड वेलेस्ली का भाई, ये कहाँ बैठा हुआ था? आर्मी कमांडर था, ये बैठा हुआ था मैसूर में, टीपू सुल्तान को मार मुर के वहाँ बैठा हुआ था। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि सबको फोर्स करना शुरू कर दिया कि अब हर कोई उसे क्या बोलते हैं, सब्सिडी अलायंस साइन ही करेगा, जो नहीं से साइन करेगा उसको हम जबरदस्ती करवाएंगे। तो भाई ये इधर इनके दिमाग में आता है, सबसे साइन करवाना शुरू कर देते हैं सब्सिडी अलायंस। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही बोला इन्होंने, उसे क्या बोलते हैं, रिचर्ड वेलेस्ली ने बोला आर्थर वेलेस्ली से, जो कि आर्मी कमांडर था, कि जाओ इनसे साइन करवाओ। लेकिन मराठाओं ने और मैसूर ने सबने मना कर दिया कि हम नहीं साइन कर रहे तुम्हारे सब्सिडी अलायंस। तो इसी के चलते 1803 में क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो। तो भाई ये लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सबको ही भेज दिया अलग अलग फरमान की, जिससे लगे कि केवल चीफ जो है वही पावरफुल नहीं है, सबको मैं इंडिपेंडेंट मानता हूँ। और इसी बीच क्या हुआ था, जो ये कैरेक्टर था आपका यशवंत राव होलकर का भाई जो था, उसको मार दिया गया बाजीराव सेकंड के कहने पे। तो इसने क्या किया, इसने इधर पूना पे चढ़ाई कर दी। तो चारों तरफ ये एक तरीके से वेलेस्ली की चाल थी कि सबको अलग अलग इंडिपेंडेंट बताओ, और उसे क्या बोलते हैं, इससे इन आपस में इनमें फूट पड़ेगी। अंग्रेज फूट तो करते थे, डिवाइड एंड रूल की तो टेक्निक थी उनकी, और इससे सबको रिकॉग्निशन मिलेगी कि हम अकेले अकेले हैं, हम खुद भी पावरफुल हैं, और ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तो वेलेस्ली की चाल यही थी। तो इसने चीफ को तो भेजी और सबको अलग अलग भी फरमान भेजा, लेकिन फाइनली सबने मना कर दिया कि हम सब्सिडी अलायंस साइन। तो यशवंत राव होलकर की जो मदद कर रहे थे वो थे सिंधिया। सिंधिया और यशवंत राव होलकर की आर्मी सीधे जाके पूना में पेशवा पे अटैक कर देती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पेशवा पे उनके जो सब्सिडरी थे उन्होंने अटैक कर दिया हो। तो भाई लेकिन होता क्या है, सिंधिया और यशवंत राव होलकर मिलकर जब बाजीराव पे अटैक करते हैं, बाजीराव भाग जाते हैं, फिर से डर के जान बचा के अपनी भागते हैं, और ये भाग के पहुंचते बॉम्बे। बॉम्बे में किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जहाँ इनके चाचा बैठे हुए थे वहीं पे भी पहुंचते कि भैया आओ हमारी मदद करो हमें। तो भाई अंग्रेज मंद मंद मुस्काए इनको देखकर कि देखो पेशवा बाजीराव का इतना, एक बार इतनी इनकी धमक थी कि वेरन हेस्टिंग ने तो मना कर दिया था कि पेशवाओं से मत लड़ो, ये बहुत पावरफुल है, मराठा बहुत पावरफुल है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, खुद आए हमसे मदद मांगने के लिए। तो इनको पहले बिठाया बिठाया, इनकी सेवा वेवा करी कि बताओ भाई क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन इनसे एक ट्रीटी साइन कराई गई, बोला कि ठीक है हम उसे क्या बोलते हैं, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें वापस करा देंगे, तुम्हें फिर से पेशवा बनवा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, ट्रीटी ऑफ बसाए। ये बसाइन की ट्रीटी थी। इसमें क्या बोला गया कि यही एक आगे चल के रीजन बना मराठा साम्राज्य के अंत का और अगले लड़ाई का। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन में इनसे बोला गया कि हम 6000 अपने ट्रूप्स भेजेंगे, 6000 की आर्मी भेजेंगे,
और वो हमेशा आर्टिलरी के साथ तुम्हारे आसपास घूमते रहेंगे, और तुम हम पे जब भी अटैक करने की कोशिश करोगे 6,000 फौजी तुम पे अटैक कर देंगे। दूसरा, 26 लाख रुपए तो हमें उस आर्मी के मेंटेनेंस के लिए दोगे। तीसरा, सूरत जो शहर है और वो हमें दे दोगे, और बड़ौदा वड़ौदा जो शहर था वो इनसे ले लिया गया। गायकवाड़ के साथ ऑलरेडी ये साइन कर चुके थे टीटी ब्रिटिशर्स, ठीक है। और तीसरा इनसे बोला गया तुम किसी भी यूरोपियन पावर के साथ या किसी भी फॉरेन पावर के साथ रिलेशन नहीं रखोगे हमसे बताए बिना, ठीक है। तो ये इनसे सारी, और गायकवाड़ ने, हमने वैसे ही गायकवाड़ से हमसे बड़ौदा में बात कर ली है, तो उनसे अब तुम गद्दी उद्दी छीनने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि हमारी उनसे डील ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी जो ट्रीटी थी ये साइन करनी पड़ी इनको। और देखिए हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जैसे चाचा ने इनके किया था कि आए थे वो यहाँ पे भाग के अंग्रेजों के पास, उन्होंने भी ऐसे ही सूरत की टीटी साइन करी थी, वैसे ही इन्होंने बसंत की टीटी साइन साइन कर ली। तो सेम चीजें रिपीट हो रही है, फिर से अंग्रेज मजे लेने जा रहे हैं, फिर से अपना एक्सपेंशन करेंगे, और इनकी को समझ में नहीं आ रहा आप करें तो क्या करें। और इनसे ये भी बोल दिया गया तुम वो वाली गलती नहीं करोगे जो फडणवीस ने करी थी, कि साला तुम हम पे ही लड़ाई वड़ाई कर दो, फिर से किसी फ्रेंच को बुला लो, फ्रेंच को पोर्ट वोट दे दो, तो ये सब अब तुम नहीं करोगे। तो फाइनली पेशवा इन बातों को मान जाता। इसको डेथ नेल ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी भी बोला गया था। इससे बहुत ज़्यादा जो तीन बाकी के पेशवा थे वो बहुत नाराज होते हैं। भोसले, नागपुर वाले, होलकर, इंदौर वाले और सिंधिया, ये तीनों बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। बड़ौदा तो खैर ऑलरेडी संधि कर चुके थे अंग्रेजों के साथ, और पुणे में जो कब्जा था इनका पेशवा का, वो तो ऑलरेडी मिल ही चुका था पेशवा अंग्रेजों के साथ। तो ये तीन जो थे नाराज हो जाते हैं, भोसले, होलकर और सिंधिया। ये कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमें गुलामी में ढकेलने वाले, क्योंकि तुम तो पावरफुल रहे नहीं, अब तो हम खुद के इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज। तो रिचर्ड वेलेस्ली अपने छोटे भैया को कहता है, अर्थर वेलेस्ली को, मैसूर छोड़ो, अब इधर आओ, मराठाओं से लड़ना है। तो यहाँ पे जो सिंधिया और होलकर की आर्मी थी, इन दोनों की आर्मी को मिलकर, ये दोनों आर्मी मिलकर लड़ाई करती है, और फाइनली क्या होता है, इनको हरा दिया जाता है, इनको हरा देता है रिचर्ड वेलेस्ली, इनको हरा देता है। तो सॉरी, अर्थर वेलेस्ली इनको हरा देता है। अर्थर वेलेस्ली अपने लाइफ में ये भी बोलता है कि मतलब ये बहुत बड़ी ह्यूमिलेटिंग हार होती है मराठाओं के लिए, कि मराठाओं की जमीन पर आकर, जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, वहां पे मराठाओं का गढ़ था, वहां आके हरा दिया एक बाहर की फौज ने। तो ये उसे क्या बोलते हैं, अर्थर वेलेस्ली अपनी बुक में भी लिखता है, अपनी बायोग्राफी में लिखता है, आगे चल के प्राइम मिनिस्टर भी बना ब्रिटेन का। बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है इसकी, कि दोनों भाइयों की। वैसे रिचर्ड वेलेस्ली जो इसका बड़ा भाई था वो तो गवर्नर जनरल तक ही रह गया, लेकिन अर्थर वेलेस्ली जो आर्मी कमांडर था, यहाँ से युद्ध जीता है, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बना जाके ब्रिटेन का। तो इसने नेपोलियन तक को हराया था। तो इसने बोला मैं नेपोलियन को हराया, लोग उसकी चर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्राउड फील करता हूं जब मैंने मराठाओं को हराया, मराठाओं की जमीन पर जाकर। तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ये हरा देता है जाकर। तो 1803 में क्या होता है, दो ट्रीटी साइन करते हैं, सिंधिया के साथ अलग करते हैं, भोसले के साथ अलग करते हैं। सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन करते हैं सुरजी अंजनगांव, ये जगह का नाम है सुरजी अंजनगांव। यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें क्या करते हैं, सिंधिया जो होते हैं रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा वाला रीजन जो है वो अंग्रेजों को दे देते हैं। 1803 में ही दूसरी भोसले के साथ जो ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ देवगांव, इसमें ये क्या करते हैं, कटक जो उड़ीसा वाला एरिया है, एंटायर टेरिटरी वेस्ट ऑफ रिवर वर्धा, रिवर वर्धा जो है उसके वेस्ट का जो एरिया है, वो वहां जितनी भी इनकी टेरिटरी होती है उस पूरी दे देते हैं। अब होलकर अलोन वाज लेफ्ट इन द फील्ड, केवल होलकर बचते हैं। ही फॉट ब्रेवली फॉर 2 years, 2 साल तक ये लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये दो तो ट्रीटी साइन कर चुके हैं, भोसले और उसे क्या बोलते हैं, सिंधिया। अब होलकर अकेले बचे हुए, 2 साल तक ये लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन फाइनली 1806 में ये फोर्सफुली इनसे भी ट्रीटी साइन करा ली जाती है, राजपुर घाट। उसमें क्या होता है, तो फाइनली जब ये ट्रीटी साइन हो जाती है, तो ये होलकर होते हैं, टोंक, रामपुरा और बूंदी, ये राजस्थान के एरिया, ये हवाले कर दिए जाते हैं अंग्रेजों के। तो फाइनली बाजीराव द्वितीय जो है इनको पेशवा बना दिया जाता है। आप ये देखिए कि ये 2 मराठा और 4 मैसूर वॉर के बाद सब कुछ अंग्रेजों ने ले लिया एक तरीके से। और उसे क्या बोलते हैं, इस युद्ध से क्या सीखने को मिलता है, कि मराठाओं ने, स्पेशली पेशवा बाजीराव ने, अपने सारे मराठा सरदारों को हरवा दिया, उनको तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसमें कुछ था नहीं, 1817 से 19 तक चला है। इसका रीजन ये था कि एल्फिंस्टन करके एक बंदा था, जो कि उसको भेज रखा था अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास, और बोला कि तुम ही एक एजेंट टाइप हो, ब्रिटिश एजेंट टाइप बना के भेज दिया। और उसने इतना टाइट कंट्रोल कर दिया था इनके ऊपर, पेशवा बाजीराव द्वितीय के ऊपर, कि इससे पूछे बिना ये पूना से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो इनको बड़ा बुरा लगा, और पिंडारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। पिंडारी डकैत टाइप थे, जो कि लूट घसोट करते रहते थे। लेकिन बहुत सारे पिंडारी मराठा आर्मी में भी थे, तो इनके खिलाफ अंग्रेजों ने कैंपेन शुरू किया कि इनको खत्म ही कर देते हैं एक साथ। लेकिन पेशवा को लगा कि ये अब हमें खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पेशवा ने क्या किया, सारे अपने सरदारों को नोटिस भेजा, बोला कि चलो लड़ाई करते हैं।
और ये आर पार की लड़ाई है, हमसे जो गलती हुई हो गई, हमने उस टाइम पे तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, लेकिन अब हम सबको एक होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ना होगा। लेकिन तो भोसले और होलकर तो ज्वाइन कर लेते हैं इनको, लेकिन सिंधिया डिनाई कर देते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। यही सिंधिया परिवार ये कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ। और उसे क्या बोलते हैं, गायकवाड़ तो ऑलरेडी ट्रीटी साइन करे बैठे थे, तो वो भी नहीं लड़ते। फाइनली क्या होता है, पेशवा हार जाते हैं और पूरी तरीके से ये तितर बितर हो जाता है पेशवा का पूरा मामला, और इनको भेज दिया जाता है पेंशन पे बिठूर नाम की जगह पे, जो कि कानपुर के पास है। यही बिठूर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र बनेगा आगे चल के, और बिठूर में जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे थे, वो यही पैदा हुए थे कानपुर के पास बिठूर। तो ये 3 ट्रीटी साइन होती हैं, सिंधिया के साथ होती है, होलकर के साथ होती है। सो मेन ट्रीटी ये 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना विद पेशवा। तो बोला जाता है कि आप पेशवाशिप तुम्हारी खत्म, तुम चलो अपना कानपुर में बैठो जाके, क्योंकि यहाँ रहोगे तो फिर से बदतमीजी करोगे। तो बिठूर में बैठो जाके, वहीं तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तुम किसी को चिट्ठी उट्ठी लिखकर फिर से बदतमीजियाँ नहीं कर पाओगे। तो इनको भेज दिया जाता है। फाइनली मराठा साम्राज्य एक तरीके से कह सकते हैं अंत हो चुका है। तो फाइनली ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने मैसूर में किया, वद्यार यूनिवर्सिटी वद्यार डायनेस्टी का जो बच्चा था उसको गद्दी पे बिठा दिया था, वैसे पेशवाओं की समाप्ति के बाद इन्होंने क्या किया, शिवाजी के परिवार का एक प्रताप करके बच्चा था उसको बिठा दिया गद्दी पे। क्योंकि ये बेसिकली ये चाहते थे जिसका राज है उसका ही चलता रहे, क्योंकि इन्होंने बोला कि पेशवा तो जबरदस्ती आके एक सीट पे बैठ गए थे, इनका कुछ नहीं था, मेन तो शिवाजी थे। तो शिवाजी के परिवार का एक शख्स बैठा दिया जाता है फिर से गद्दी पे। और उसे क्या बोलते हैं, ऐसे ही जैसे वडियार डायनेस्टी का टीपू सुल्तान को मारने के बाद बिठा दिया था मैसूर में, तो सेम वही कहानी यहाँ पे भी रिपीट कर दी जाती है। और बोला जाता है कि अब आज से यही यहाँ का राजा है, यही सब कुछ देखेगा, शनिवारवाड़ा में अब यही बैठेगा, यही। तो आप कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दे सकता था। अब ये भी एक तरीके से खत्म हो चुका है, खत्म हो गया पूरी तरीके से, मराठा खत्म हो चुके थे। आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि इनके डिफीट के रीजन क्या क्या रहे, किस लिए हारे, हारने की वजह क्या क्या। तो पहला तो रीजन था इनकी जो टेक्निक थी, रॉबरी टाइप वाली, गए मारपीट करके या कर वसूल करके चले आए, वो सब काम नहीं कर रहा था। क्योंकि अब चीजें अब चाहिए थी लीडरशिप, लीडरशिप इनके पास थी नहीं उतनी अच्छी। और दूसरी बात, ये इनकी मिलिट्री भी उतनी मॉडर्न नहीं थी, क्योंकि ये गोरिल्ला वल्फ टैक्टिक्स पे एकदम से गए, लूट मार कर आए, एकदम से मार काट कर आए, उस पर भरोसा करते थे। अब चाहिए थे आर्टिलरी, गन, बंदूकें, तोपें, ये सब चाहिए थी, जो कि इनके पास नहीं थी। और तीसरी चीज़, इनका जो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक चीज़ें थी, डिप्लोमेटिक पावर भी इनकी बहुत वीक थी। ये इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैसूर और उसे क्या बोलते हैं, निज़ाम के साथ मिलकर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ना चाहिए। जबकि ये सोचते थे एक छोटी सी कंपनी तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारा क्या उखाड़ लेगी, ये इतना ज़्यादा ये अपने आप को सोचते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर रहा इन लोगों का। अगर ये चाहते तो मैसूर और निज़ाम के साथ लड़कर ये मिलकर ये सब इनके अगेंस्ट लड़ सकते थे। लेकिन अंग्रेजों की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या किया, मैसूर का पहले इस्तेमाल किया, मराठा का इस्तेमाल किया मैसूर के खिलाफ, फिर मैसूर का इस्तेमाल किया मराठा के खिलाफ। इन्होंने यही सब करके पूरी तरीके से आपस में लड़ा के सबको जीत लिया। इनके जीतने का रीजन जो था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को, अर्थर वेलेस्ली जो था उसने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा था कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे क्या है। और लोकल लैंग्वेज सीखी, लोकल कस्टम सीखे, लोकल लोगों की मदद ली, उसे क्या बोलते हैं, लोगों को डिप्लोमेसी को एज ए वेपन इस्तेमाल किया। वहाँ पे इसने क्या किया, अर्थर वेलेस्ली ने गुप्तचर पैदा किए, जो उसे क्या बोलते हैं, गुप्तचर पैदा किए, उनसे मददें ली। वो उनकी हेल्प की वजह से आप ये सोचिए बाहरी ताकत होकर इसने सब कुछ किया, और फाइनली ये विजयी रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1823 के आते आते क्या हुआ, पूरी तरीके से अंग्रेजों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया था, कोस्टल एरिया पूरी तरीके से इनके पास हो गया था। अब एक तो गोरखा किंगडम बची थी नेपाल के वाले बॉर्डर पे, नेपाल वाले क्षेत्र में, और दूसरी बची थी आपकी सिख किंगडम। इनके बारे में हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी कोस्टल एरिया पूरी तरीके से कह सकते हैं कब्जा चुकी है। मैसूर और मराठा पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, एक तरीके से पपेट बने हुए दो वहाँ पे राजा बैठे हुए हैं, जिनका कोई ज़्यादा काम है नहीं। डिप्लोमेसी यहाँ पे सक्सेसफुल होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय